हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्डेंट लर्नर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट 2। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा कि ये जो एग्जर्प है, इसमें हमने देखा कि इसमें किस तरीके से जब नेल्सन मंडेला पहले राष्ट्रपति बने, ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, तो किस तरीके से ये जो सेरेमनी थी वो सेलिब्रेट की गई। और ये जो सेरेमनी थी ये कहाँ पर मनाई गई? प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फी थिएटर में इसको सेलिब्रेट किया गया। और कई सालों बाद, कई डिकेड्स के बाद में ये जो वाइट सुप्रीमेसी थी वो ख़त्म हुई थी। और अब वहाँ पर एक रेनबो गैदरिंग हुई थी। रेनबो गैदरिंग का मतलब था कि जिसमें कई सारे लोग, मतलब बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के वहाँ पर कई लोग आए, लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और ये जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी ये सभी के लिए हुई थी। ऐसा नहीं था कि ये जो गवर्नमेंट आई थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पीपल के सपोर्ट में ही थी, ये सभी तरीके के लोगों के सपोर्ट में थी। किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था लोगों के बीच में। और ये जब सेलिब्रेट किया, अच्छा इसमें इन्होंने ये भी बताया कि हमने देखा कि जो नेल्सन मंडेला हैं वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की पार्टी से थे। तो उनकी पार्टी जो थी वो 252 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट से जीती थी। और ये जो पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में, तो सबसे ज़्यादा सीट्स जो थी वो नेल्सन मंडेला की पार्टी को ही मिली थी। और इसीलिए वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। और इसमें हमने देखा कि कई सारे लोग, मोर देन 1 लाख पीपल अराइव्ड इन इट, मेनी डिग्निटरीज, मेनी prominent people came, more than 140 countries। ओके, तो उन लोगों ने भी भाग लिया, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, एंड दे शोड देयर रेस्पेक्ट फॉर नेल्सन मंडेला। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. A few moments later, अब कुछ क्षणों के बाद में, जब नेल्सन मंडेला ने अपना भाषण देना शुरू किया, और भाषण देने के बाद में अब कुछ क्षणों के बाद की बात बता रहे हैं कि कुछ क्षणों बाद हमने अपनी आंखें ऊपर उठाई और क्या देखा? ऑव। ऑव मीन्स अमेज्ड, मतलब हमारी आंखें बिल्कुल अमेज्ड थी, बिल्कुल सरप्राइज्ड थी, क्योंकि हमने जो स्पेक्टाकुलर एरे देखा। स्पेक्टाकुलर मीन्स एन आई कैचिंग वे। आपके लिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स भी दे रखे हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। तो स्पेक्टाकुलर मीन्स एन आई कैचिंग वे, कि मतलब एक ऐसा, एक इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग, एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले था। एरी मीन्स इम्प्रेसिव डिस्प्ले, एक ऐसा डिस्प्ले शो किया गया साउथ अफ्रीकन जेट्स की तरफ से, और हेलीकॉप्टर्स की तरफ से, और ट्रूप कैरियर्स की तरफ से। ट्रूप मीन्स आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म्ड फोर्स के कैरियर्स होते हैं। जब ये आसमान में आए तो इन्होंने जो फॉर्मेशन दिखाया वो फॉर्मेशन बहुत ही सुंदर था, बहुत ही आई कैची था, जिसको कि देखकर हमारी आंखें surprised हो गई। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of a military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। कहते हैं कि it was not only a display, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था। पिन पॉइंट प्रिसीजन, पिन पॉइंट मतलब एक्यूरेट, एंड प्रिसीशन मीन्स एक्यूरेसी। जो जो पिन पॉइंट का मतलब है कि ये जो फॉर्मेशन उनका था, एग्जैक्ट फॉर्मेशन का, एक की एक एक्यूरेसी ही नहीं उन्होंने दिखाई थी, कि ये जो हेलीकॉप्टर्स थे, अफ्रीकन जेट्स थे, और ट्रूप कैरियर्स थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक एक्यूरेट डिस्प्ले शो नहीं किया था, जबकि ये इसकी जगह पे ये क्या था कि अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी, ये उनकी एक लॉयल्टी को प्रेजेंट करता था, कि मिलिट्री की लॉयल्टी को प्रेजेंट करता था किसकी तरफ? डेमोक्रेसी की तरफ, टू अ न्यू गवर्नमेंट। और उस डेमोक्रेसी की तरफ, और जो और नई गवर्नमेंट की तरफ उनकी लॉयल्टी को प्रेजेंट करता था। मतलब जो फॉर्मेशन वो बना रहे थे आकाश में, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी कलाबाजियों को नहीं दिखा रहे थे, वो ये भी दिखाता था, उनका जो ये वर्क था, उनका जो करेक्ट फॉर्मेशन था, वो ये भी बताता था कि वो किस तरीके से नई गवर्नमेंट के लिए कितने ज़्यादा लॉयल हैं। और नई गवर्नमेंट जो कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड हुई थी, जिसको कि बहुत अच्छी तरीके से चुना गया था।
बिल्कुल बिना किसी अनफेयरनेस के, तो वो बहुत ही फ्रीली जो है सेलेक्ट हुई थी। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked and ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब कहते हैं ओनली मोमेंट्स बिफोर, और उसके कुछ ही मोमेंट्स के पहले द हाईएस्ट जनरल, उसके ठीक पहले देखा मैंने कि जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस के जो हाईएस्ट जनरल्स थे और जो पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल थे, वो अपने चेस्ट पर रिबन्स लगा करके आए। रिबन बेडेक मतलब होता है डेकोरेटेड, उनके चेस्ट पर उनके जो ड्रेस पहना होता उसके चेस्ट पर रिबन्स लगे हुए थे, सजे हुए थे, मेडल्स लगे हुए थे जिनको कि कई दिनों पहले दिए गए थे उनको। सैल्यूटेड मी, तो वो आए अपनी उस डेकोरेटेड पोशाक के साथ में और उन्होंने मुझे सैल्यूट किया। प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने मेरे सामने जब सैल्यूट किया तो उन्होंने अपनी लॉयल्टी की प्लेज भी शो की, मतलब कि नाउ दे वर शोइंग देयर रेस्पेक्ट टुवर्ड्स मी। आई वॉज अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर they would not have saluted but arrested me। कहते हैं वो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा, कहते हैं कि क्योंकि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, क्योंकि और मैं ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल अनअवेयर था इस चीज़ से, मुझे सब पता था। ये फैक्ट भी मालूम था मुझे कि कई साल पहले उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे कभी सैल्यूट भी किया था, उन्होंने कभी भी मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बट इवन दे अरेस्टेड मी। क्योंकि जब मैंने इसके ये जो आज जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उस गवर्नमेंट फॉर्म होने के लिए, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन जो वाइट सुप्रीमेसी करती थी ब्लैक पीपल के साथ में, अपार्थेड जो पॉलिसी अपनाई जाती थी ब्लैक लोगों के साथ में, ब्लैक पीपल के साथ में, जो रेशियल गवर्नमेंट थी, तो हम लोग जब उनके अगेंस्ट में थे तो यही वो जनरल थे, यही वो पुलिस के हाई जनरल थे जो कि जिन्होंने मुझे कभी सैल्यूट नहीं किया था बल्कि मुझे अरेस्ट किया था। लेकिन आज वो आए मेरे सामने और उन्होंने मुझे सम्मान दिया, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और फिर मैंने देखा उसके ठीक बाद फाइनली अ शेवरन, शेवरन इज अ काइंड ऑफ अ पैटर्न ऑफ शेप ऑफ वी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वी शेप है। तो और उसके बाद में एक इम्पाला, इम्पाला जेट्स आए और उन्होंने एक उन्होंने स्मोक की एक ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है सीरीज, हम बोल सकते हैं चेन, बोल सकते हैं पाथ, बोल सकते हैं। तो उन्होंने ब्लैक रेड ग्रीन और ब्लू एंड गोल्ड, ये 5 कलर्स, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड कलर के स्मोक में उन्होंने एक ट्रेल, उन्होंने एक चेन बनाई और जो कि न्यू साउथ अफ्रीकन के फ्लैग को रिप्रेजेंट करती थी। तो ये जो एक पैटर्न बनाया गया इम्पाला जेट्स के थ्रू, जिन्होंने स्मोक निकाला और स्मोक में ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्मोक थे, उनसे एक पाथ बनाया और वो पाथ क्या शो करता था, साउथ अफ्रीकन फ्लैग को प्रेजेंट करता था। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel I Africa and black singing Die Stem। अब कहते हैं कि इसके बाद में ये जो दिन था ये बहुत ही सिम्बलाइज्ड था मेरे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इस दिन 2 नेशनल एंथम बजाए गए। क्यों? एक तो एक नेशनल एंथम था एनकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, जो कि वाइट्स ने सिंगिंग किया, यानी कि जो वाइट पीपल थे, जो पहले वाइट सुप्रीमेसी थे तो उनके जो फॉलोअर्स थे। और दूसरा नेशनल एंथम जो कि डाई स्टेम था, वो ब्लैक लोगों ने सिंग किया, उन्होंने गाया, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। और ये डाई स्टेम है वो रिपब्लिक का ओल्ड एंथम था, ये इनका पुराना एंथम था। ऑल्दो दैट दे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। डिस्पाइज्ड का मतलब होता है हेटेड। कहते हैं एक्चुअली इन्होंने क्या किया, वाइस वर्सा दिखाया यहाँ पे कि जो वाइट एक्चुअली वाइट का एंथम था डाई स्टेम और ये जो एनकोसी सिकलेल था ये था ब्लैक का एंथम। लेकिन यहाँ पर दोनों ने अलग अलग है, मतलब वाइट पीपल जो थे उन्होंने ब्लैक पीपल के नेशनल एंथम को गाया और जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने वाइट सुप्रीमेसी के नेशनल एंथम को गाया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दोनों ही जो ग्रुप थे वो लोग लिरिक्स नहीं जानते थे एंथम की, बट फिर भी क्योंकि ये लोग बहुत कभी
कभी ना कभी इसके पहले ये लोग नफरत करते थे इससे, लेकिन अब मैं जानता हूँ, अब मैं इस बात से बिल्कुल अवेयर हूँ कि अब ये दोनों ही लोग, अब ये लोग जो है इन वर्ड्स को, इनकी जो लिरिक्स हैं, इनको बहुत अच्छे से बाय हार्ट याद कर लेंगे. ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War. And before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. अब वो कह रहे हैं ऑन द डे ऑफ, अब इनाग्रेशन वाले दिन क्या हुआ, आई वॉज ओवरवेल्म, मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया. मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस आ गए. और क्या इमोशंस, जब उन्होंने हिस्ट्री का एहसास किया, मतलब वो हिस्ट्री के बारे में भी सोच रहे थे, जो सारी चीज़ें उनके अपने सामने घटित होते देख रहे थे, तो उनको हिस्ट्री भी याद आ गई कि पास्ट में क्या हुआ था, और उस हिस्ट्री की यादों से वो ओवरवेल्म हो गए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए. इन द फर्स्ट, कहते हैं, बताते हैं कि 20th सेंचुरी के जो फर्स्ट डिकेड था, डिकेड का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 years. ओके, तो कहते हैं कि जो 20th सेंचुरी का जो पहला डिकेड था, जो पहले के जो 10 साल थे, उसमें अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, जो बिटर एंग्लो बोर वॉर हुआ था बिफोर माई ओन बर्थ, कहते हैं कि मेरे जन्म के पहले, उसी के जो 20th सेंचुरी के कुछ जो पहला डिकेड था, पहले जो 10 साल थे, उनमें बिटर एंग्लो बोर वॉर हुआ था ब्रिटिश एम्पायर एंड बोर के बीच में हुआ था. तो और ये जो वॉर हुआ था उनके ठीक बर्थ के पहले हुआ था. The white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. कहते हैं जो the white-skinned people जो थे साउथ अफ्रीका के, ओके, तो ये लोग their differences and erected a system of racial government. ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. कहते हैं कि अब इनाग्रेशन वाले दिन मैंने जब हिस्ट्री के बारे में सोचा, तो मैं उस हिस्ट्री के बारे में सोच करके बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया. ओवरवेल्म का मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, कहते हैं कि जो पहला डिकेड था 20th सेंचुरी का, डिकेड मतलब पीरियड ऑफ 10 years, और उसमें अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, उसके कुछ सालों बाद, एक जो पहला डिकेड था 20th सेंचुरी का, और एंग्लो बोर वॉर जो हुआ था, एंग्लो बोर वॉर इज द वॉर बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड बोर रिपब्लिक. ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इनाग्रेशन वाले दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ, कि मैंने जब हिस्ट्री के बारे में सोचा, तब मैं उसको सोच करके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, पहले डिकेड का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 years. कहते हैं 20th सेंचुरी के पहले दशक में, और अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, एंग्लो बोर वॉर इज द वॉर बिटवीन इंग्लिश ब्रिटिश एम्पायर एंड बोर रिपब्लिक. तो और कुछ सालों बाद, जो कि एक बिटर एंग्लो बोर वॉर हुआ था, और उनके जन्म से पहले, मतलब जब एंग्लो बोर वॉर हुआ था उसके कुछ सालों बाद, और बिफोर द बर्थ ऑफ नेल्सन मंडेला, उनके बर्थ के पहले का टाइम बता रहे हैं कि ये जो है वो फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी. उस समय पे द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब उस समय पे नेल्सन मंडेला का जन्म नहीं हुआ था, तो ये जो 20th सेंचुरी का जो पहला डिकेड था, उस समय पे क्या हुआ था कि जो वाइट स्किन्ड लोग थे साउथ अफ्रीका के, इन लोगों ने ये डिफरेंसेस क्रिएट करना शुरू किए थे. इन लोगों ने ये शुरुआत की थी कि इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया था कि जितने भी डार्क स्किन्ड पीपल हैं, इन लोगों को अलग किया जाना चाहिए, इन लोगों को डोमिनेट किया जाना चाहिए. मतलब इनको बिल्कुल एक डिस्क्रिमिनेट, मतलब जो वाइट स्किन्ड पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने एक प्रणाली बनाई, उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि जो डार्क स्किन्ड पीपल हैं उनको
जो है अलग रखा जाएगा, उनके साथ उन लोगों ने डिफरेंस क्रिएट करने शुरू कर दिए। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman. अब जो स्ट्रक्चर उन लोगों ने बनाया था, जो जिस तरीके से उन लोगों ने सिस्टम बनाया था, वो कैसा था? द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट। वो मतलब वो इतना ज़्यादा हार्श था, वो बहुत ज़्यादा हार्शेस्ट था। मोस्ट इनह्यूमेन, इनह्यूमेन मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था, ब्रूटल था। सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, कि मतलब सोसाइटीज़ में अगर कुछ भी कड़वा या कुछ भी हार्श या इनह्यूमन कुछ भी अगर हुआ होगा, तो ये जो सिस्टम इन लोगों ने बनाया था वाइट स्किन्ड पीपल में ने साउथ अफ्रीका में, ये जो सिस्टम था वो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की सोसाइटीज़ में अगर इस तरीके का कोई भी सिस्टम होगा, तो ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया था नया, जिस तरीके से लोगों को ये डिस्क्रिमिनेट करते थे, डोमिनेट करते थे, वो सबसे ज़्यादा हार्शेस्ट था और क्रूअल था और ब्रूटल था। Now in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been. अब कहते हैं अब जब 20th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड है और अब मेरा 8th डिकेड एज अ मैन है, तो 8वां दशक है मेरा एज अ मैन, तो दैट system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. वो कहते हैं कि ओवरटर्न मतलब रिवर्स, कि अब ये जो सिस्टम बना है तो उसमें अब वो सिस्टम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है अब, एंड रिप्लेस्ड बाय, तो रिप्लेस्ड बाय वन दैट, और अब उस सिस्टम को किस सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया है? राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल, कि मतलब जो ये सिस्टम चल रहा था, लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, अपार्थेड बना था, अपार्थेड जो सिस्टम बनाया जाता था, अपनाया जाता था वाइट सुप्रीमेसी के द्वारा, तो अब उसको रिप्लेस कर दिया गया था किससे? जिसमें जो कि एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट आई थी, जिसमें कि राइट और फ्रीडम्स की बात की गई थी सभी लोगों के लिए, जिसमें कि उनके कलर को, उनकी स्किन के कलर को, उनके उनको किसी भी तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा था। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. कहते हैं उस दिन had come about through the unimaginable sacrifices. उस दिन मेरे कई सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने, अनइमेजिनेबल मतलब जिसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था, कई लोगों ने सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया। पीपल हु सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी, तो ये जो लोग थे उनकी सफरिंग्स को, उनके साहस को कभी भी जो है भुलाया नहीं जा सकता था, भुलाया नहीं जा सकता है, उनको कभी भी रीपे नहीं कर सकते, मतलब उनको हम अदा ही नहीं कर सकते हैं। कई लोगों ने इस उस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए अपना बलिदान दिया, अपना साहस, इतना साहस किया, तो उनके बलिदान और साहस को हम रीपे नहीं कर सकते, हम अदा ही नहीं कर सकते। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव on so many other days, and that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. कहते हैं I felt that day, और मैंने उस दिन महसूस किया कि that as I have on so many others day, जैसे कि मेरे दूसरे भी कई सारे दिन थे, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज, मैं भी बिल्कुल दूसरे अफ्रीकन पैट्रियट्स की तरह ही था, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो कि मेरे पहले ही जा चुके थे। मतलब मैं भी उन स्ट्रगलर्स के साथ में, उन लोगों के साथ में था जिन लोगों ने इस सिस्टम को, इस गवर्नमेंट को ख़त्म करने की कोशिश की, तो मैं भी उन लोगों के साथ में था, और उनमें से कई सारे ऐसे भी अफ्रीकन पैट्रियट्स थे जो कि मुझसे पहले ही जा चुके थे, मतलब मुझसे पहले ही मर चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। कहते हैं उस दिन वो लंबी रेखा जो चली थी, नोबल रेखा जो ख़त्म हुई थी, नाउ बिगेन अगेन, और अब वो जो रेखा है, जो आदर्श रेखा जो शुरुआत हुई थी उस समय पे, जो ख़त्म भी हो गई थी, लेकिन अब वो फिर से उस रेखा की शुरुआत मेरे साथ हो चुकी है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। अब मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी हुआ, मुझे बहुत दर्द भी हुआ, क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों के बलिदानों के लिए उन्हें थैंक्स नहीं बोल सका, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। और मैं
उनको थैंक्स नहीं बोल सका। और अब वो हमें ये भी नहीं देख पा रहे थे कि किस तरीके से उनके जो सेक्रीफाइसेस थे, जो उन्होंने अपने बलिदान दिए, जो उन्होंने दुख झेले, उनके बलिदान और उनके दुखों ने किस तरीके से हमें आज इस जगह पर ला करके रखा। तो अब वो लोग जीवित भी नहीं हैं, और जिनकी वजह से हम लोग आज हमने जो एक नई नॉन रेशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया था, तो मैं बहुत दुखी हो रहा था कि मैं उन लोगों को थैंक भी नहीं बोल पाया। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought means effort, और जिसको हम बोल सकते हैं कि उनकी जो कोशिश थी वो उनके जो sacrifices, उनके जो efforts जो उन्होंने लगाए थे वो बेकार नहीं गया था, वो गढ़ा गया था। गढ़ना, जो कि वाकई में उसने एक रंग लाई, उनकी उनके बलिदान एक रंग लेकर आए थे। तो कहते हैं कि मैं बहुत ही दुखी था ये सोच करके कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सकता था जिनके बलिदान जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया और वो उस समय जीवित भी नहीं थे, कि उनके सेक्रीफाइसेस ने जो रंग लाया था, उनके सेक्रीफाइसेस ने जो गढ़ा था उस प्रेजेंट हिस्ट्री के लिए, और वो लोग आज जीवित नहीं थे, वो लोग देखने के लिए भी नहीं थे। तो इसलिए मैं बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था कि मैं उन लोगों को इसलिए धन्यवाद भी नहीं दे पा रहा था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अब जो अपार्थेड की जो पॉलिसी थी, जो डिस्क्रिमिनेट होते थे, लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको रेशियल तरीके से उनको डोमिनेट किया जाता था रेशियल के बेसिस पे, तो इसके जो घाव थे, लॉन्ग लास्टिंग वूंड थे, वो मेरी कंट्री में थे, वो मेरे लोगों के ऊपर थे। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। कहते हैं कि हम में से कई लोग, ऑल ऑफ अस, हम सब कई सारे साल बिताएंगे, स्पेंड करेंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, भले ही जनरेशंस करें नहीं करें, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Profound का मतलब गहरा, very great, intense, deep. कहते हैं हम सब कई साल बिता देंगे, generations बिता देंगे इस तरीके के घाव को भरने में. But the decades of oppression and brutality had another अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन कहते हैं कि ये जो डिकेट था ऑपरेशन और ब्रूटलिटी का, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को ऑपरेस किया गया, ब्रूटल व्यवहार किया गया, इसका एक अलग ही अनइंटेंडेड, नॉट मतलब अनप्लैंड इफेक्ट था। मतलब जिस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया गया ब्रूटलिटी का, ऑपरेशन का, तो इससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ऑलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सिजुलू, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डाडूज एंड ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबुक्यू ऑफ आर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज। मतलब अब इन्होंने ये नाम बताए हैं कि ये कुछ लोग हैं। अब ये जो डिकेट था ब्रूटलिटी और ऑपरेशन का, इसने एक अनप्लैंड इम्पैक्ट भी छोड़ा, और उस अनप्लैंड इम्पैक्ट में हमें क्या देखने को मिला कि ये जितने भी लोग हैं जिनके जो नाम बताए गए हैं, ये वाकई में वो इंसान थे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साहस रखते थे। ये सब उनके पिक्चर्स हैं, और ये लोग थे जिन लोगों ने बहुत स्ट्रगल झेला है, बहुत काम किया है अपार्थेड को दूर करने के लिए। तो इनके करेज और इनके विजडम, इनके जेनरोसिटी का अनप्लैंड इम्पैक्ट था, जो कि देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। तो उनके साहस, उनके विजडम, उनकी जेनरोसिटी को कभी भी अब दोबारा नहीं जाना जा सकेगा। मतलब कि ये जो लोग थे, जो ये ब्रूटलिटी और ये वो जो डिकेट था ब्रूटलिटी और बर्बरता का, उसमें एक अनप्लैंड इम्पैक्ट भी आया। वो क्या था? उस इम्पैक्ट की वजह से, ब्रूटलिटी की वजह से, ये कुछ लोग ऐसे उभर कर आगे आए जिन्होंने अपार्थेड के अगेंस्ट काम किया, अपने साहस को लेकर के, अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर के, अपनी जेनरोसिटी को लेकर के, और अब उनके जैसा कोई भी शायद नहीं जाना जा सकेगा। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. शायद it requires such depth of operation, कि अब ये एक ऑपरेशन की डेप्थ को, perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। और कहते हैं कि शायद इतनी ज़्यादा डेप्थ चाहिए उस ऑपरेशन की, उस जो शोषण की,
कि जिसकी वजह से कैरेक्टर, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर उत्पन्न हो, क्रिएट हो। कि अगर किसी का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा डेवलप करना है तो वो जब तक कांटों से नहीं गुजरेगा, जब तक वो ऑपरेशन, जब तक कि वो शोषण से नहीं गुजरेगा, तब तक जो है इस तरीके के कैरेक्टर्स का निर्माण नहीं किया जा सकता। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। कहते हैं कि मेरी जो पृथ्वी है, मेरी जो कंट्री है, वो मिनरल्स और जेम्स में बहुत ही ज़्यादा रिच है, लेकिन एंड दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, और ये मिनरल्स एंड जेम्स इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं ये हमेशा से ही जानता हूँ कि इसकी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो क्या है, इसके पीपल हैं, इसके लोग हैं, फाइनर एंड ट्रूअर, जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ट्रूअर हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि प्योरेस्ट डायमंड से भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. अब फिर कहते हैं कि इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, कि अब ये जो है इट इज़ फ्रॉम, ये कई सारे लोग, बहुत सारे साथी, कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी और कलीग बोल सकते हैं, हमारे जो फेलो मेंबर्स हैं। तो कई सारे मेरे फेलो मेंबर्स ने स्ट्रगल किया, दैट आई लर्न द मीनिंग, और उनसे मैंने सीखा करेज का मीनिंग। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वेमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और टाइम, समय के साथ, और फिर से आई हैव सीन, मैंने देखा कि कई लोग, कई आदमी, कई औरतों ने रिस्क भी लिया और गिव देयर लाइव्स, और उन्होंने एक छोटे से आइडिया के लिए अपनी लाइव्स दे दी, अपनी जान दे दी। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने ये भी देखा कि लोग, जो इंसान हैं, उन स्टैंड अप टू अटैक्स, कि वो लोग टॉर्चर करने के लिए, लोगों को तोड़ने के लिए, लोगों को टॉर्चर करने के लिए, लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और वो ये शो करता है, I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने ये भी देखा है कि कई लोग जो है वो आक्रमण करते समय, मतलब बिल्कुल बिना टूटे हुए और अपने साहस को दिखाते हुए, वो जो है हमेशा से ही खड़े रहे, रेजिलियंस और उस स्ट्रेंथ और उस चमक के साथ में खड़े रहे जो कि उनकी इमेजिनेशन को डिफाई करती है। I have seen the men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. कहते हैं मैंने देखा है लोगों को कि वो बिना टूटे हुए अपनी स्ट्रेंथ को शो करते हैं, ऐसी स्ट्रेंथ को शो करते हैं जो कि बहुत ही लचीली है और जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। डिफाइज द इमेजिनेशन मतलब जिसको कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे लचीलेपन और ऐसी स्ट्रेंथ को वो शो करते हैं बिना टूटे हुए, बिना घबराए हुए, चाहे भले ही उनको कितना ही टॉर्चर किया जाए, चाहे उनको कितना ही सताया जाए, बट फिर भी मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो, उनके अंदर इतनी ज़्यादा सहन शक्ति देखी, और उस सहन शक्ति को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने ये भी सीखा कि जो करेज है वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, कि भय का ना होना करेज नहीं है, बट द ट्राइम्फ ओवर इट, जबकि कि उस भय के ऊपर आप उस भय के ऊपर आपकी जीत का होना करेज कहलाता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज द फील sorry the brave man is not he who does not feel afraid. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. कहते हैं बहादुर मैन, बहादुर व्यक्ति सिर्फ वही है, वो नहीं है जो डर, जो डरे नहीं, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो कि डर महसूस ना करे, बट वो है बहादुर व्यक्ति जो कि अपने उस डर के ऊपर जीत हासिल कर ले। No one is born hating another person because of the color of his skin. कहते हैं कि नो, अब कोई भी जो है, no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion.
कहते कोई भी जब पैदा हुआ और तो उसके बाद वो किसी भी दूसरे इंसान से उसके कलर, उसके स्किन के कलर, उसके बैकग्राउंड या उसके रिलीजन से जन्म से ही वो नफरत नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से घृणा की जाए। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो सीख जाते हैं नफ़रत करना, दे कैन बी टॉट टू लव। तो अगर उनको नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। क्योंकि ये जो लव है, जो प्रेम है, वो ह्यूमन इंसानों के हृदय का एक प्राकृतिक हिस्सा है जो कि नेचुरली आता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। कहते हैं जब मैं प्रिजन में था, जेल में था, ग्रिमेस्ट टाइम था, ग्रिमेस्ट का मतलब है वेरी सीरियस, बहुत ही ग्लूमी समय था हमारा, बहुत ख़राब समय था, और मेरे साथी भी मेरे साथ थे, और आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, हम लोगों को हमारी लिमिट्स के लिए पुश अप कर दिया गया था। मतलब पुश टू आवर लिमिट्स का पुश्ड टू द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर एबिलिटी टू बियर, मतलब हमें इतना ज़्यादा पेन दिया गया, हमें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया। आई वुड सी अ ग्रिमर ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। उस समय पे भी मैं एक ग्लिमर देख सकता था। ग्लिमर का मतलब एक चमक। मैंने उस समय पे जो गार्ड्स थे, उन गार्ड्स में से किसी एक गार्ड के अंदर एक ह्यूमैनिटी की चमक देखी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद वो एक ही सेकेंड के लिए थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन वो जो एक झलक थी, वो जो एक चमक थी, छोटी सी एक सेकंड की ही जो चमक थी, वो मेरे लिए काफ़ी थी, मुझे ये आश्वासन देने के लिए काफ़ी थी कि अब मुझे आगे बढ़ना है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। कहते हैं जो इंसानों की जो गुडनेस है, जो अच्छाई है, वो एक फ्लेम की तरह है, वो एक फ्लेम है जिसको दैट कैन बी हिडन, उसको छिपाया तो जा सकता है लेकिन उसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही देखेंगे। इसके पार्ट 3 में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है और क्या क्या चीज़ें वो सोच रहे हैं जब वो उस सेरेमनी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और क्या क्या उन्होंने कष्ट सहे, क्या क्या स्ट्रगल झेले उन्होंने ये नई गवर्नमेंट लाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।